Good afternoon, friends. Myself, Jansar Kishore. Today, I will teach in Standard 12 supplementary book Vistas, chapter number 4. The name of the chapter, The Enemy. In a last video, I will explain you the story and completed the first paragraph. Today, I will start from the second paragraph. So, let's go ahead from the second paragraph. What shall we step from them? Sadav had asked seriously. तो सदाव ने जैसे सीरियसली पूछा, व्हाट शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, हम क्या स्टेप्स लेंगे. हु नोस, हिज फादर हैड आंसर. हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, बोले कौन जानता है. फादर ने आंसर दिया कि अपना फ्यूचर कौन जान सकता है. दैट मीन्स नो बडी कैन नो अबाउट हिज और हर फ्यूचर. हम फ्यूचर में क्या करेंगे ये कोई जानता नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन वॉट वी मेक इट. ये इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या बनाते हैं. इन शॉर्ट वॉट वी डू. ओके, जनरली जो इंसान जिसमें इंटरेस्ट होता है उसी लाइन में आगे बढ़ने का ट्राई करता है, लेकिन हर बार लक फेवर नहीं करता. बहुत सारे इंसान ऐसे हैं कि जिनका टारगेट कुछ अलग था. ही वॉन्टेड टू बी समथिंग एल्स बट राइट नाउ ही इज़ डूइंग समथिंग एल्स. ऐसे बहुत से लोग हैं. तो जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत सारा टारगेट लगाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सब लोग ने जो सोचा था सब वो मंजिल पर पहुंचते नहीं है. मंजिल पर पहुंचने वाले का रेशियो बहुत ही कम होता है. बाकी लोग आधे रास्ते में ही अलग अलग जगह पर चले जाते हैं. Sadav had taken this into his mind as he did everything his father said. लेकिन सदाव ने अपने माइंड में पहले से जैसे अपने माइंड को पहले से कन्विंस कर दिया था, अपने माइंड को पहले से समझा कर रखा था कि मुझे तो वही करना है जो मेरे फादर चाहते हैं. यानी उसके फादर जो भी कहते थे जैसे उनके लिए एक पत्थर की लकीर थी. उन्होंने डिसाइड ही कर दिया था कि मेरे फादर मुझे जिस तरह से मुझे पढ़ाना चाहते हैं, जिस तरह से मुझे गाइडेंस देते हैं, मुझे इसी तरह से क्या करना है, आगे बढ़ना है. मीन्स फादर जो कहे वही फाइनल. हिज फादर वुड नेवर जोक्ड और प्लेड विथ हिम बट वुड स्पेंड इन्फिनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन. इसकी वजह से उसके फादर कभी ना उनके साथ कोई जोक किया, न तो उनके साथ खेले, लेकिन ऑलवेज वो ऐसी चीज़ उनको बताते थे जिसकी वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेन होए. ओके, इन शॉर्ट ये स्ट्रॉन्ग बने. वो अपने बेटे को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, तो जिसकी वजह से वो उनके साथ कभी कोई मजाक मस्करी उनके साथ कभी खेलते भी नहीं थे. जब भी कोई बातें करते थे वो एकदम सीरियसली, और ये बच्चे को जैसे फ्यूचर में ये बात कभी काम आएगी ऐसी बातें उनके साथ करते थे. सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न. सदाव जानता था कि उसका खुद का जो एजुकेशन है ये उसके फादर का चीफ कंसर्न था. यानी उसके फादर यही सोच रहे थे कि मेरा बेटा अच्छी से अच्छी तरह से पढ़ाई करे और आगे बढ़े. तो यही सदाव के फादर का सोचना था, और उसके फादर के कहे अनुसार ये सदाव भी पढ़ने में पूरा कॉन्सेंट्रेट लगाता था. फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन sent 22
to America to learn all that could be learned by surgery and medicine. तो उसी वजह से ये जो सदाव जब 22 ईयर का हुआ तब उसके फादर ने वे सदाव को अमेरिका भेजा सर्जरी और मेडिसिन के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए। तो उनके फादर अपने लड़के से दूर रहने के लिए भी रेडी थे क्योंकि वो उनका फ्यूचर बनाना चाहते थे। तो उनके फादर ने ये सदाव को जब वो 22 ईयर के हुए तो अपने आप से दूर करके उनको अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। ही हैड कम बैक एट 30 और वो 8 साल के बाद यानी 30 साल में 22 ईयर में वो गए थे, 22 में 8 ईयर ऐड कर दो तो 30 यानी 30 साल के में ही हैड कम बैक एट 30 वो 30 साल के में वापस आए यानी 8 साल के बाद वापस आए। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। तो ये 8 साल में ये सदाव ने इतनी अच्छी तरह से स्टडी की कि वो एक अच्छे सर्जन ही नहीं लेकिन एक अच्छे साइंटिस्ट भी बने। यानी उनके फादर की हाजिरी में ही यानी उनके फादर जब जिंदा थे उसी टाइम पर ये जो डॉक्टर सदाव थे वो अच्छे एक सर्जन भी बने और एक अच्छे एक साइंटिस्ट भी बने। वो उनकी नामना होगी बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन। क्योंकि वो उन्होंने एक ऐसी डिस्कवरी की थी कि इंसान को जनरली कहीं पर भी कुछ लगता है तो ट्रीटमेंट के बाद भी देखना कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा निशान रह जाता है। लेकिन ये डॉक्टर सदाव ने ऐसा कुछ रिसर्च किया था कि जिसकी वजह से बॉडी पर कभी भी कोई निशान दिखाई नहीं देगा, पूरी बॉडी एकदम एंटायरली क्लीन हो जाएगी, जैसे वहाँ पर आज से पहले कभी कोई घाव या कुछ लगा नहीं है, ऐसा निशान रहेगा भी नहीं। ऐसा उन्होंने रिसर्च किया था कि जिसकी वजह से ये बहुत ही फेमस हो गए थे। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रोड विद द ट्रूप। अभी मैंने बोला कि उस टाइम पर सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू था जिसकी वजह से जितनी भी जो सोल्जर्स थे जो फाइट कर रहे थे और वो इंजर्ड होते थे तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे वहाँ पर उनके लिए रखे थे कि जो ये सोल्जर्स को ट्रीट करे। इसलिए जनरली जितने भी जो डॉक्टर्स थे सबको वहाँ पर ये सोल्जर की हेल्प के लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए सबको भेज दिया था। लेकिन ये डॉक्टर सदाव थे उनको ये ट्रूप के साथ भेजा नहीं था। ऑल्सो ही न्यू दूसरा वो भी वो जानता था देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर द कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली एंड फॉर दिस पॉसिबली सदाव वॉज बींग केप्ट इन जापान। सदाव को नहीं भेजने का एक रीज़न था कि उस टाइम का जो जनरल था वो बीमार रहता था, वो बहुत ही ओल्ड था। ये उसकी ऐसी बीमारी चल रही थी कि कभी भी उसको सर्जरी की ज़रूर होने वाली थी, सर्जरी करने की ज़रूर आने वाली थी। तो ये जनरल ने इसीलिए ये डॉक्टर सदाव को खुद की सर्जरी के लिए वहाँ पर रोक कर रखा था कि अगर उसको कुछ हुआ उसको सर्जरी करनी पड़ी तो और कौन करेगा, क्योंकि उसको दूसरे कोई भी डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं था। ये जनरल को ओनली ये डॉक्टर सदाव पर ही ट्रस्ट था और वो उन्हीं से सर्जरी कराना चाहते थे। तो इसकी वजह से ये डॉक्टर सदाव बाकी जो डॉक्टर्स थे उनको ये वॉर के
दरमियान जितने भी डॉक्टर्स से उनको सोल्जर के ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया था, लेकिन डॉक्टर सदाव को वहाँ पर नहीं भेजा था। तो उसका मेन रीज़न था ये जनरल की बीमारी, कि जनरल को कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत थी और उसको पता था कि भाई ये ऑपरेशन ओनली डॉक्टर सदाव ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा कोई इंसान पे, दूसरे कोई भी डॉक्टर पर जनरल को ट्रस्ट नहीं था, इसीलिए बाकी सब डॉक्टर को वहाँ पर भेज दिया, लेकिन ये डॉक्टर सदाव को भेजा नहीं। क्लाउड्स वेर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज had at night drawn heavy fog from the cold waves। अभी यहाँ पर एक सीन दिया है कि भाई ओशियन, जो ओशियन था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आ गए। अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, अचानक जैसे एटमॉस्फेयर गर्म हो गया। नाइट से वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेवी फॉग थे। कोल्ड वेव्स, ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन अभी एटमॉस्फेयर थोड़ा हॉट हुआ था, गर्म हुआ था। सदाव वॉच द मिस्ट हाइड आउटलाइन ऑफ द लिटल आइलैंड नियर द शोर। शोर के जो सीशोर था उसके थोड़े ही आगे एक आइलैंड था, लेकिन ये मिस्ट की वजह से, ये धुम्मस की वजह से, फॉग की वजह से ये जो आइलैंड था वो दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, तो उसने देखा कि भी मिस्ट की वजह से जो आइलैंड है नियर द शोर वो कंप्लीटली दिखाई नहीं दे रहा है। एंड देन कम क्रीपिंग अप अ बीच बिलो द हाउस, ब्रीथिंग अराउंड द पाइन्स। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। उसके बाद उन्होंने देखा कि बीच के बिलो जो घर था उनका, बीच के आगे जो घर था वहाँ पर सामने से उन्होंने देखा कि कोई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। क्रीपिंग यानी चार पैर पर चलते हुए कोई जैसे आ रहा था। ब्रीथिंग अराउंड द पाइन्स, और पाइन जो ट्रीज थे वहाँ पर जैसे वो थोड़ी देर रुका और वो वहाँ पर ब्रीथिंग ले रहा था। थोड़े मिनट तक वहाँ पर फॉग की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक, लेकिन उसके बाद ये जो फॉग थे वो धीरे धीरे जैसे दिखने बंद होते गए। Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children। उस टाइम पर ये जो डॉक्टर सदाव था वो हना के रूम पे गया। हना उसकी वाइफ के जो अपने दो बेटों के साथ, दो बच्चों के साथ वेट कर रही थी डॉक्टर सदाव का। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुकड आउट। लेकिन उसी दरमियान उनका दरवाज़ा खुला था जो सी की ओर था, और उन्होंने बाहर देखा। अ डार्क ब्लू वूलन होरियो, अ डार्क ब्लू वूलन होरियो का मीनिंग यहाँ पर लेना है अ लूज आउटर गारमेंट वॉन ओवर द किमोनोज। तो उसने जो कपड़े पहने थे वो किमोनोज थे। ओवर हर किमोनो यानी जो एकदम लूज कपड़े होते हैं, ऐसे उसने कपड़े पहने थे। सी केम टू हिम affectionately and put her arm through his as he stood। तो वो एकदम affectionately with love she came near the डॉक्टर सदाव and stood there, वो वहाँ पर खड़ी रही। smiled और smiling दी and said nothing, और कुछ कहा नहीं। he had met हना, ये डॉक्टर सदाव हना को मिले थे कहाँ पर, इन अमेरिका।
यानी डॉक्टर सदाव की पहली मुलाकात हना के साथ अमेरिका हुई थी, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर until he was sure she was Japanese। लेकिन ये डॉक्टर सदाव को पहली बार में हना पसंद आने लगी थी, लेकिन उन्होंने वेट की प्रपोज करने में, जब तक उनको पता नहीं चला कि ये जापानीज है तब तक उन्होंने प्रपोज नहीं किया। ओके, अगर वो अमेरिकन होती तो डॉक्टर सदाव उसको प्रपोज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको फादर को, यानी डॉक्टर सदाव के जो फादर थे, उनको ये अच्छा नहीं लगता कि वो अमेरिकन के साथ क्या करे, शादी करे। तो इसीलिए ये जो डॉक्टर सदाव था, मैंने बोला कि वो अपनी फादर की बात को अच्छी तरह से मानते थे। उसके फादर को जो पसंद नहीं था, जो पसंद था वो सब अच्छी तरह से वो जानते थे, और उसके फादर को जो पसंद नहीं था वो कभी वो मन में भी ऐसा करने का सोचते नहीं थे। तो इसीलिए उनको पता था कि अगर मैं अमेरिकन के साथ शादी करूंगा तो फादर को पसंद नहीं होगा। इसीलिए ये हना को देखने के साथ ही उसको पसंद आई थी, लेकिन पहले उन्होंने ये चेक किया कि वो कौन है, क्योंकि उनको पता था कि उसके फादर ओनली जापानीज़ के साथ ही उसको शादी करने के लिए परमिशन देंगे, दूसरी कोई भी गर्ल से, और ख़ास करके अमेरिकन तो नहीं, क्योंकि अमेरिका और जापान के बीच में क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था। His father would never have received her unless she had been pure in her race। डॉक्टर सदाव जानते थे कि उसके जो फादर है वो कभी भी ये परमिशन नहीं देंगे कि वो अमेरिकन के साथ शादी करें। उनके फादर की इच्छा थी कि वो प्योर जापानीज़ के साथ ही ये डॉक्टर सदाव की शादी होए। तो इसकी वजह से ये डॉक्टर सदाव ने उसको प्रपोज नहीं किया। ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met हना। वो कभी कभी सरप्राइज हो जाते थे कि अगर मुझे हना नहीं मिली होती तो मैं किसके साथ शादी करता। एंड बाय व्हाट लक he had found her in the most casual way, by chance, literally एट एन अमेरिकाज प्रोफेसर्स हाउस। तो ये सोचते थे कि भी मुझे हना मिली, वो एक मेरा लक था। कहाँ मिली थी? तो अमेरिकन एक प्रोफेसर के घर पर बाय चांस ये डॉक्टर सदाव ने हना को देखा था। यानी डॉक्टर सदाव जहाँ पर अमेरिका में पढ़ते थे, तो वहाँ पर का जो प्रोफेसर था, तो उन्होंने सब जो स्टूडेंट थे उनके लिए जैसे कोई छोटी पार्टी रखी है सबको, यानी जो फॉरेन से आए, अमेरिकन नहीं, वहाँ के लोकल स्टूडेंट, लेकिन जो बाहर के जितने भी स्टूडेंट थे, अलग अलग कंट्री से आए थे, सबको उसके अपने घर पर एक छोटी पार्टी के लिए इनवाइट किया था। तो वहाँ पर ये डॉक्टर सदाव ने पहली बार हना को देखा था, और इस तरह से उन्होंने हना से कांटेक्ट हुआ था। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट। ये जो प्रोफेसर, उसकी जो वाइफ थी, वो बहुत ही काइंड यानी दयालु थी। एंशियस, वो ऑलवेज चिंतित रहती थी, वो ऐसा कुछ करना चाहती थी, ये जो फॉरेन स्टूडेंट है उनको कुछ न कुछ हेल्प करना चाहते थे, उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहते थे। इसीलिए वो ऑलवेज ये फॉरेन स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स थ्रू बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। और ये जो स्टूडेंट थे वो उनकी जो काइंडनेस और उनकी जो इनविटेशन थी उसको एक्सेप्ट करते थे। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेस हाउस दैट नाइट। तो सदाव ने कई बार हना को कहा कि भाई मैं तो ये प्रोफेसर हार्ले के घर पर आने वाला ही नहीं था। यानी जनरली कई बार उसको इनवाइट किया था, लेकिन ये हर बार जाता नहीं था। लेकिन उस दिन ये डॉक्टर सदाव वहाँ पर पहुँच गए और हना से उनका कांटेक्ट हो गया। तो सदाव ने कई बार कहा कि मैं तो
ये प्रोफेसर हर्ले के घर पे जाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो उस टाइम पर पहुँच गया था, क्योंकि जैसे गॉड ने लिखा था उन दोनों का वहाँ पर मिलना था। द रूम्स वेर सो स्मॉल, वो घर बहुत ही छोटा था। द फूड सो बैड, खाना भी अच्छा नहीं था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, प्रोफेसर की वाइफ थी वो बहुत ही वॉल्यूबल थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हना, लेकिन फिर भी वो उसके वहाँ पर गए और हना से कांटेक्ट हुआ। अ न्यू स्टूडेंट, एक न्यू स्टूडेंट थी, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर, और उनको ऐसा फील हुआ डॉक्टर सदाव को कि जैसे वो उसको भी लव करने लगा है। इफ़ इट वेयर एट ऑल पॉसिबल, अगर पॉसिबल हुआ तो उसको लव करेगा, ऐसा उन्होंने सोचा। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्रेशर इट गेव हिम, इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव 2 चिल्ड्रन। लेकिन अभी जब ये नक्की हो गया कि वो एक जापानीज है, आफ्टर स्टडी वो लोग अपने घर पर आए और यहाँ जापान में ही जापान के ट्रेडिशन के हिसाब से उन्होंने शादी की। और अभी तो ये डॉक्टर सदाओ हैना को 2 बच्चे भी हैं। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली इन अमेरिका, वो कभी भी अपनी शादी अमेरिका में करना नहीं चाहते थे। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान, उन्होंने अमेरिका में जितना भी जो काम था उसका स्टडी था वो स्टडी कंप्लीट किया। उसके बाद वो अपने घर यानी जापान में आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, और ये जो लव मैरिज था, लेकिन उनके फादर की परमिशन लेने के बाद ये लव मैरिज एक अरेंज मैरिज की तरह, ओके, लव मैरिज एक अरेंज मैरिज की तरह जापानीज ट्रेडिशन से, उनकी जो एक पुरानी जो एक वे थी, एक सिस्टम थी, पद्धति थी, इसी पद्धति से उसी सिस्टम से ये डॉक्टर सदाव और हना ने शादी की। ऑल्दो सदाव एंड हना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैड, जबकि डॉक्टर सदाव और हना ने सब कुछ एक दूसरे के बारे में जो भी था वो एक दूसरे को पहले से बता दिया था। एंड दे वर परफेक्टली हैप्पी, और इसीलिए वो दोनों परफेक्टली खुश थे। उन दोनों को एक दूसरे से कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई, वो दोनों एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की फीलिंग को जानते थे, और वो इसी तरह से अच्छी तरह से खुशी से वो दोनों क्या करते थे, रहते थे। सी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म, तो ये जो हना थी उसने अपनी चिक उसके आर्म के ऊपर जैसे रख दी। इट वॉज एट दिस मोमेंट, उसी मोमेंट पे, दैट बोथ ऑफ देम सो समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, तो ये दोनों का ध्यान सी की तरफ था, और तभी उन्होंने देखा कि कोई चीज़ मिस्ट से, ये मिस्ट यानी धुआं, उसमें से कोई चीज़ बाहर आ रही है, कोई ब्लैक चीज़, यानी जैसे ब्लैक क्लोथ कहने हो गए, तो कोई काली चीज़ ये धुएं में से, ये मिस्ट में से कुछ बाहर आ रही है। इट वॉज अ मैन, और दोनों ने ध्यान से देखा तो पता चला ये तो कोई इंसान है। ओके, दोनों ने देखा तो उसको लगा कि ये कोई इंसान है। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, फ्लंग, उसको लगा कि शायद ये ओशियन में जैसे फ्लंग हो गया होगा, यानी जोर से एक वेव्स आती है तो वेव्स ने जैसे उसको खींच लिया होगा, और उसके बाद ये वेव्स वापस जो किनारे पे आती है तो किनारे पे क्या करती है, फेंक देती है। तो शायद इसकी वजह से ये कोई वेव्स के साथ टकरा कर अंदर गिर गया होगा, और वेव ने अभी उसको क्या किया है, फ्लंग करके जैसे बाहर कर दिया है। इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, ओके, लेकिन उन्होंने देखा कि उसके पैर जैसे वहाँ पर ब्रेकर था ऐसे, यानी गिर गया, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। ही स्ट्रैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, वो थोड़े कदम ही आगे चला। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, और उसकी बॉडी जैसे मिस्ट से बाहर आ गई, जो फॉग था, धुआं था, वो धुएं में से पूरी बॉडी क्या हो गई, बाहर आ गई, लेकिन
वो आगे चल नहीं पाता था, मिस्टी से बाहर आ गया और वो फिर वहाँ पर क्या हो गया, गिर गया। हिज आर्म्स अबो हिज हेड, उसके जो आर्म्स से हाथ थे वो उसके हेड पर थे, सिर पर थे। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, देन द कर्ल्ड मिस्ट, और फिर से वहाँ पर जैसे फॉग आया और ये जो फॉग था उन्होंने जैसे इसको क्या कर दिया, छुपा दिया, उसको ढक दिया, कवर कर दिया, कर्ल्ड कर दिया। तो फिर से ये फॉग की वजह से ये जो इंसान था जो धुएं में से या फॉग में से बाहर आया था, वो धुआं थोड़ा आगे आया और ये इंसान को फिर से अपने अंदर क्या किया, हाइड कर दिया। हु इज़ दैट, हन्ना क्राइड, हन्ना ने देखकर चिल्ला कि वो कौन है। शी ड्रॉप्ड सदाउस आर्म, उसने सदाव का हाथ छोड़ दिया। एंड दे बोथ लीन ओवर द रेलिंग ऑफ द वरंडा, उन्होंने दोनों ने जो वरंडा की रेलिंग थी वहाँ से बाहर निकले। नाउ दे सो हिम अगेन, उन्होंने वहाँ से बाहर निकल कर यानी वो थोड़ा नज़दीक गए और नज़दीक आकर फिर से उन्होंने उसको देखने का ट्राई किया। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, वो इंसान अपने हाथ और पैर को यूज़ करके जैसे क्रॉलिंग कर रहा था, यानी 4 पैर से वो धीरे धीरे अपने आप को ये धुएं में से बाहर निकलने का ट्राई कर रहा था। देन दे सो हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, और फिर उन्होंने देखा वो इंसान गिर गया है अपने फेस पर और वहाँ पर जैसे लेट गया है, यानी अभी ही वॉज अनेबल टू गो अहेड, वो भी आगे जा नहीं सकता था, वहाँ वो गिर गया था और वहाँ से वो आगे बढ़ सकता नहीं था। अ फिशरमैन परहैप्स सदाव सेड वॉच्ड फ्रॉम हिज बोट, ये सदाव ने जैसे कुछ सोचकर कहा कि शायद ये कोई फिशरमैन है कि जो अपनी बोट से वॉश हुआ, यानी पानी के बहाव के साथ वो शायद बोट से नीचे गिर गया है और वही होगा। ही रन क्विकली डाउन द स्टेप्स, वो फटाफट वहाँ से भागता हुआ गया। एंड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे पीछे यानी डॉक्टर भागता हुआ गया और पीछे पीछे हना भी भागती हुई उसके पीछे गई। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, उसकी जो वाइड स्लीव थी वो एकदम उड़ रही थी, फ्लाइंग कर रही थी। अ माइल और 2 अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, अभी दोनों साइड वो जहाँ रहते थे वहाँ पर दोनों साइड पर फ्यू किलोमीटर दूर, ओके 1 या 2 किलोमीटर दूर वहाँ पर फिशिंग विलेज थे, यानी वहाँ फिशरमैन रहते थे कि जो लोग फिशिंग करने के लिए जाते थे। तो शायद उनको लगा कि इसी में से कोई एक फिशरमैन शायद अपनी बोट से नीचे गिर गया होगा और पानी के बहाव के साथ वो पानी में खींच गया होगा और अभी ये यहाँ पर आकर गिरा है। बट हियर वॉज ओनली अ बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन यहाँ तो ये एकदम लोनली, यहाँ पर जनरली कोई आता नहीं था, वो ऑलवेज बेयर यानी कभी भी यहाँ पर कोई भीड़ या ऐसा कुछ नहीं रहता था, वो जनरली ओनली अलोन यानी लोनली रहती थी। डेंजरस विथ रॉक्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रॉक्स है वो भी डेंजरस थे, क्योंकि अगर यहाँ पर गिरे तो लगने के चांसेस ज़्यादा थे। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक विथ रॉक, यहाँ का जो सर्फ था यानी सरफेस था बीच का वो भी एक स्पाइक रहता है, यानी पत्थर उपसे हुए थे। रॉक जैसे नीचे से क्या होता ज़मीन के साथ जड़े हुए थे, उपसे हुए थे कि अगर कोई गिरेगा तो पत्थर लगने की वजह से इंसान मर जाएगा। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, लेकिन किसी तरह से वो इंसान ने अपने आप को उसमें से बाहर निकलने का ट्राई किया। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, और वो इंसान को जैसे बहुत कुछ लगा था, यानी इंसान बहुत ही ख़राब तरीके से टॉन फटा हुआ था। इन शॉर्ट उसके कपड़े भी ऐसे फटे हुए थे, प्लस उसकी बॉडी में क्या होता है जैसे गोली लगी थी तो गोली में भी बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। और जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर जो पत्थर थे वो स्पाइक की तरह से वो कहीं पर भी टकराएगा तो कहीं पर भी चमड़ी फट सकती है, कहीं पर भी वहाँ पर उसको लग सकता है। तो इस तरह से पूरा ये जो कोस्टल एरिया था वो रॉकी था, बहुत सारे स्टोन थे, तो उसमें कोई आता जाता नहीं था, उसका मेन रीज़न ये था। लेकिन ये इंसान आए तो शायद वो पत्थर से टकरा कर उसकी हालत ऐसी हो गई है, उन्होंने ऐसा सोचा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक ये जो मैंने लेसन आपको एक्सप्लेन किया आपको पता चल गया होगा।
इसके बाद एक PDF फाइल दी जाएगी वीडियो के बाद, जो आपको उसमें क्वेश्चन आंसर होगी, वो आपको कंपलसरी लिखना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।